गुड मॉर्निंग डियर क्लास, वेलकम बैक। कल वाली वीडियो में मैंने आपको ए और एन का यूज़ करना सिखाया था, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आपके लिए रिपीट कर देती हूँ। ए और एन का यूज़ हमेशा उस ऑब्जेक्ट्स के साथ होगा जो सिंगुलर हो, है ना, नंबर में एक हो, उनके साथ ए और एन का यूज़ होता है। तो दोनों के लिए ये तो कॉमन रूल है। और सेकंड थिंग ये है कि एन का यूज़ हमेशा वोवेल्स के साथ होता है, ठीक है। वोवेल्स से जस्ट पहले एन का यूज़ करेंगे, और बाकी अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाली स्पेलिंग है तो उसके जस्ट पहले हम ए का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सेंटेंस भी बना के बताए थे, और मैंने आपको एज अ वर्ड भी यूज़ करना बताया था कि ए और एन का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो अब एक एक्सरसाइज आपके लिए मैंने रेडी करी है। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि ये एक्सरसाइज आप नोटबुक में उतारो। आपको मैं एक बार उतार लें आप, और वीडियो को वहीं पॉज करके और खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, और उसके बाद मैं सॉल्व करवाती हूँ इसको। तो अगर आप अपना चेक करें कि आपने रॉन्ग किया है या राइट किया है, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ साइड में हूँ, आप देख लें इसको, नोटबुक में उतार लें और वीडियो रोक के और खुद कोशिश करें कि इसमें ए आएगा या एन आएगा, खुद फिल करें। और उसके बाद फिर वीडियो ओपन करके और फिर से आप चेक करें कि आपने जो किया है वो राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। तो चलो मैं सॉल्व करवा देती हूँ आपको। आई होप आपने सॉल्व करी होगी एक्सरसाइज। अब आप चेक कर लें कि आपने राइट किया है या रॉन्ग। आई एम ईटिंग ऑरेंज, यहाँ क्या वर्ड लिखा हुआ है देखो, ऑरेंज। तो आपको जो सेंटेंस है ना, वो इसका जो ये फर्स्ट पार्ट है ना सेंटेंस का, ये नहीं रीड करना है। आपको सिर्फ क्या ध्यान में रखना है कि ब्लैंक के बाद क्या वर्ड आ रहा है, और वो भी सिर्फ फर्स्ट, है ना। पूरी स्पेलिंग नहीं पढ़नी है आपको, बस आगे का ये मेन जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये आपको ध्यान में रखना है कि ब्लैंक के बाद जो वर्ड हो रहा है उसका फर्स्ट वर्ड क्या है और वो कैसे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। बाकी पूरा सेंटेंस चाहे कितना भी लंबा हो, अभी इतने लंबे लंबे सेंटेंस पढ़ेंगे मैम, पता ही नहीं चलेगा इसमें कैसे पढ़ना है। तो हमको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ब्लैंक के बाद क्या आ रहा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ फर्स्ट में देखेंगे हम ऑरेंज, ओ से स्टार्ट हो रही है स्पेलिंग, तो हम क्या फिल करेंगे इधर, ए। ठीक है, तो इसमें क्या फिल किया हमने, एन। क्यों किया, क्योंकि ये वोवेल से स्टार्ट हो रहा है। वोवेल हमारे कौन कौन से होते हैं, इधर और एक बार फिर से लिख देती हूँ मैं, ए, ई, आई, ओ और यू। और ये क्या होते हैं, जैसे हिंदी में स्वर होते हैं ना, मात्रा लगाते हैं हम, अ की मात्रा, आ की मात्रा, ई छोटी की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, है ना, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। तो हिंदी में ये इतने सारे स्वर होते हैं, और इंग्लिश में ये 5 साउंड्स होते हैं, जिनको जब हम जैसे हिंदी में स्वर होते हैं वैसे इंग्लिश में ये 5 हमारे वोवेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम, शी हैज़ एन एग। अब यहाँ क्या है, ई डबल जी, एग, ठीक है। तो ये ई से स्टार्ट हो रहा है, देखो ई हमारा वहाँ पर है ना, वोवेल्स में है हमारा ई, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, एन, ठीक है। पीछे वाला सेंटेंस कुछ भी हो हमको ये ध्यान में नहीं देना है, हमको सिर्फ ब्लैंक के बाद वाला वर्ड पढ़ना है, और हमको समझना है कि वोवेल है या कॉन्सोनेंट है। अब देखो थर्ड वाला सेंटेंस हमारा क्या है, दिस इज ब्लैंक चेयर। अब देखो वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है, हमारा सी से स्टार्ट हो रहा है ना, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, ए लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखो, आई हैव ब्लैंक आइसक्रीम, किससे स्टार्ट हो रहा है, आई से स्टार्ट हो रहा है, क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, एन लगा देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज अ मैंगो, क्यों लगाया ए हमने, क्योंकि ये एम से स्टार्ट हो रहा है। और भी सेंटेंस लिख सकते हैं हम यहाँ पे। अब आपके प्रैक्टिस के लिए आप चाहें तो खुद ए एन, ए ई आई ओ यू, इनसे स्टार्ट होने वाले बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, खुद प्रैक्टिस करें, लिखें, है ना। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। जैसे दिस इज, गेस करो क्या आएगा इसके अंदर, किससे स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है, यू से। यू हमारा क्या है, वोवेल, तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, एन लगा देंगे, ठीक है। फिर दिस इज अ टेबल, किससे स्टार्ट हो रहा है, टी से,
टी वोवल होता है क्या? नहीं होता है। क्या लगाया हमने? ए। अब एक सेंटेंस ये देखना, अब इसमें बताइए क्या लगेगा? ए लगेगा या एन लगेगा? है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या लगा है यहाँ पे? मैंगोज। आर यानी कि 1 से ज़्यादा है तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा। तो ए एन भरने के साथ साथ फिल करो, पर यह भी ध्यान में रखना है कि हमको सिंगुलर प्लूरल का मेनली ध्यान रखना है कि अगर वो प्लूरल आएगा और आपने उसमें ए और एन फिल किया तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे अगर यहाँ ये लिखा होता है यहाँ क्या हो गया? पेन्स प्लूरल ऑब्जेक्ट है, क्रॉस। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। कितनी बार इस तरह के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके, है ना, कि आपको कंफ्यूज करने के लिए प्लूरल भी दे दिए आपको, तो आपको उसमें कुछ भी फिल नहीं करना है ना, क्रॉस कर दे उसको। ए और एन उसमें हमको नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। आप इसको नोटबुक में उतार लें। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और फिल करते वक्त हमेशा ध्यान में रखें सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ है, और ये 5 वोवेल्स ध्यान में रखें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। क्या चल रहा था हमारा? एडिशन टॉपिक हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट किया था। आज हम लोगों को सब्ट्रैक्शन करना है। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को करने को दिए थे। 19 वाला तो आपको बुक में ही दिया था, और 20 के मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिए थे, है ना, किए होंगे आप लोगों ने नोटबुक में काम आपको फेयर करना है। ऐसा नहीं कि गंदा गंदा काम कर रहे हो। पेंसिल बिल्कुल शार्प रखना, अच्छे से बिल्कुल व्यवस्थित स्पेस छोड़ के फिर वर्क करना। तो अब हम लेते हैं हमारा सब्ट्रैक्शन, क्वेश्चन नंबर 21। ये हम लोग थोड़ा सा फटाफट इसीलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हमारा रिवीजन टॉपिक जो है वो मतलब उसमें सब चीज़ें हैं, तो उसको हम थोड़ा सा जल्दी पढ़ लेंगे। तो क्या हम लोग फिर चैप्टर्स क्या धीरे धीरे आराम से एक एक चैप्टर को लेके चलेंगे, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा रिवीजन टॉपिक है। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या है। वैसे आप लोगों ने पढ़ रखा है सेकंड में, लेकिन फिर इसको थोड़ा सा रिवीजन चल रहा है ये आपका, कि आप थोड़ा थोड़ा फटाफट रिवाइज कर लो, फिर हम लोगों को इसको डीपली पढ़ेंगे, है ना, सारे चैप्टर्स को। अब आते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन पे। देखिए सब्ट्रैक्शन क्या है। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन का मतलब क्या बताया था कल मैंने? ऐड करना, किसी डिजिट को किसी डिजिट में ऐड करना, जोड़ना। और सब्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है? काटना, मतलब घटाना, है ना, किसी जो डिजिट दे रखी है उसमें से उसको कम करना। आ जाइए 21 पे। इसका फर्स्ट, जिन बच्चों को आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है वो हमारे साथ सीखेंगे। ठीक है, अब हमारा सब्ट्रैक्शन आता है 42 में से मुझे 18 घटाना है। अब 42 में से 18 कैसे जाएगा ये हम लोग कर सकते हैं। आप उसको 42 ना पढ़ करके इसको टुकड़े टुकड़े में पढ़ते हैं। जैसे 2 में से मुझे 8 घटाने हैं, 2 में से 8 कैसे घटाऊंगी? आप तो बोलोगे मैम ये 2 लाइन सी है, 2 में से 8 कैसे घटाऊं? करना क्या है, यही सीखने जैसा है। क्या करोगे आप? इस 2 को क्या करोगे, इस 4 के पास भेजोगे और इससे 1 बोरो लोगे। 1 बोरो लेने का मतलब एक उधार लेना हम लोगों को। ठीक है, हम इसके पास जाएंगे 4 के पास और इससे 1 बोरो करेंगे। 1 बोरो किया तो 2 कितना बन जाएगा? 12। 2 है 12, 2 का 2 रहेगा, और इसने 4 ने इसको 1 दिया तो 1 और 2 मिलकर के 3 नहीं बनेगा, 12 लिखना इसको। ठीक है, ये इस करने का मेथड है इसका। तो क्या बन गया ये? 2 क्या बन गया? 12, और 4 ने इसको 1 दे दिया तो 4 के पास क्या रह गया? 3। अब आप क्या करो, इस 12 में से 8 को घटाना और इस 3 में से 1 को घटाना। ठीक है, तो 12 है तो 12 लाइन काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना है? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 को हमने काट दिया, तो हमारे पास कितना बच रहा है? 1 और 2। तो क्या लिखूंगी यहाँ पे मैं? 2। फिर देखो 4 ने तो इसको 1 दे दिया तो 4 के पास कितना रह गया? 3। 3 में से 1 जाएगा, 1 2 3, 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2। तो ये आया हमारा 22। ठीक है, तो पहले तो आप बुक में करते हुए चलना, फिर इसको अपन नोटबुक में करेंगे। देखिए इसका बी वाला 81 और 39। फिर से देखिए 1 में से 9 जाते हैं, कटता है क्या? नहीं। तो 1 का कितना बन जाएगा? 11, और 8 का बन जाएगा 7। वही 8 ने इसको 1 दे दिया तो 1 तो ऑलरेडी था,
और 1 और दे दिया तो क्या बन गया 11 और 8 कितना बन गया 7। अब 11 में से 9 गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितना काटूँ 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना बच रहा है 1 2 2 आ गया। 7 में से 3 घटाओ 7 में से 3 कैसे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 कितना घटाऊँ 3 कट गया कितना बच रहा है 1 2 3 4 4 क्लियर। तो ये हमारे दो सब्ट्रैक्शन हो गए ठीक है। अब इसके जो बाकी के बच रहे हैं सी और डी ये आप लोगों को बुक में ही करना है। फिर आते हैं हम लोग ई पे। ये क्या है थोड़ा सा मतलब 3 डिजिट का है ये बता देती हूँ मैं आपको। बुक में तो सारे ही करने हैं नोटबुक में कौन से करना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। ई वाला देखो अभी तक ई में देखो 100 में से मुझे 64 माइनस करना है कैसे करूँगी ठीक है। ध्यान से देखना है इसको 0 0 वाला इसलिए 0 में से 4 घटाना है जाएंगे नहीं तो 4 0 किसके पास जाएगा इसके पास भी नहीं है तो ये कहाँ से लेगा तो ये 0 जाएगा 1 के पास। फिर से समझना 0 गया 1 0 गया 0 के पास इसके पास भी कुछ नहीं है तो ये 0 जाएगा पहले 1 के पास ठीक है। तो 1 ने इसको दिया तो ये 0 कितना बन गया 0 तो ऑलरेडी था ही और 1 लग गया। अब ये कितना बन गया 0 10। अब ये 10 इसको दे सकता है क्योंकि इसके पास तो आ गया इसके पास आ गया तो ये 0 क्या बन जाएगा 10 और ये 10 कितना बन जाएगा 9 क्लियर। और इस 0 ने इसको दे दिया तो 1 ने इसको दे दिया तो 1 खुद कितना बन गया 1 बन गया 0 ठीक है। देखो फिर से समझो 1 0 के पास कुछ नहीं था तो 0 गया इस 0 के पास इसके पास भी कुछ नहीं है तो ये गया 1 के पास 1 ने इसको अपना 1 दे दिया तो 1 कितना बन गया 0 0 कितना बन गया 10। अब ये 10 बनने के बाद अब ये इसको दे सकता है ना तो इस 10 ने इसको दिया तो ये 10 बन गया और ये खुद कितना बन गया 9 ठीक है। अब 10 में से 4 घटाया तो हमारा आया 6 9 में से 6 घटाया तो आया हमारा 4 और 0 में से कुछ नहीं जाता तो यहाँ आया हमारा 0 ठीक है। तो ये आया हमारा सब्ट्रैक्शन। इसी तरीके से आगे वाले जो सब्ट्रैक्शन है ये भी आप लोग सेल्फ कर सकते हैं। एक और बता देती हूँ मैं इसका के वाला देखो इसका के 500 है ना 500 में से 164 घटाना है कैसे करूं इसने इसको इसके पास गया ये इसके पास गया इसने इसको दिया तो ये क्या बनेगा 4 ये कितना बनेगा 10 ठीक है। अब 10 इसको दे सकता है तो 10 खुद कितना बन गया 9 और ये बन गया 10 समझ में आ रहा है। अब 10 में से 4 घटाओ तो बचा 6 9 में से 6 गया तो 3 और 4 में से 1 गया तो 3 क्लियर। कैसे किया मैंने ये 0 इसके पास गया फिर ये 0 इसके पास गया और 5 दे सकता है इनको तो 5 बन गया 4 ये 0 बन गया 10। अब 10 इसको दे सकता है तो ये 0 बन गया 10 और ये वाला 10 बन गया 9 ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करना अपनी बुक में ये सारे आपको बुक में ही करने हैं ठीक है। अब इसका जो 22 वाला क्वेश्चन है ये मैं आपको नोटबुक में करने को दे रही हूँ होमवर्क में ठीक है। इसको वही जैसा एडिशन में अरेंज करके किया था ना वैसे ही करना है इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 22 का ए 525 में से 300 को माइनस करना है। इसको कॉलम में अरेंज कर लो 525 300 नीचे लिखा माइनस करो 5 में से 0 गया 5 2 में से 0 गया 2 ये तो सिंपल था इसलिए इजीली हो गया। बाकी भी आप लोगों को करना है। इसका बी वाला देखो इसमें ए बी सी आपको करना है ना। 703 में से 475 घटाना तो कैसे करेंगे 703 ऊपर लिखा 475 नीचे लिखा अब घटाओ। अब कैसे करना है 3 में से 5 जाते हैं क्या नहीं तो 3 किसके पास गया 0 के पास। अब 0 के पास कुछ नहीं है तो ये गए 7 के पास 7 ने इसको दिया तो ये बन गया 10 और 7 खुद कितना बन गया 6 10 ने 3 को दिया तो 3 कितना बना 13 और 10 बना 9 क्लियर। अब 13 में से 5 घटा देना आप और 9 में से 7 घटाना और 6 में से 4 को घटाना ठीक है। ये मैंने आपको करके बता दिया इसको आप घटा के आप लोग सेल्फ करना। तो इसका होमवर्क है आपका 22 का होमवर्क है आपका ए बी और सी तीन ही दे रही हुई है ना नोटबुक में करने के लिए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 में क्या है मल्टीप्लाई
अच्छा देख लीजिए 24, 25, 26 ये जो 30 तक है ना, ये 24 से 30 तक हम लोग बुक में नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनके चैप्टर्स क्या है पीछे आएंगे। तो मैं आप लोगों को 23 तक ही पढ़ाऊंगी यहाँ पे, और 24 से 30 जो है, जो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी है और कुछ टाइम वाला है, कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला है, तो ये अभी बता के कोई मतलब नहीं है आपको, क्योंकि इनके डिटेल चैप्टर पीछे है। तो मैं आप लोगों को इसका हम लोग डिटेल जो है वो पीछे पढ़ेंगे। तो आप लोगों का जो रिवीजन है वो हम लोग 23 तक ही कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो 23 का जो देख लो, एक दो क्वेश्चन देख लो, इसको भी आपको बुक में ही करना है, नोटबुक में नहीं करना है, क्योंकि बुक में आप लोगों को स्पेस खूब सारा दे रखा है। तो आप जितना हो सके बुक में ही करें, है ना, तो आपका टाइम भी नहीं लगेगा और आप लोगों को ईजिली समझ भी आ जाएगा। 3 into 7 आपको क्या करना है, 3 का टेबल 7 बार बोलना है, तो टेबल याद होनी चाहिए उससे पहले। तो सब लोगों को मिनिमम, हर बच्चों को 10 तक तो आनी ही चाहिए कंपलसरी, और जो बच्चे आगे याद करना चाहें वो 15 तक या 20 तक याद कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करें हम लोग, अब टेबल 3 का टेबल 7 बार बोला तो कितना आता है, 3 7 का कितना होता है 21। इसके लिए आपको टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसी तरीके से बी वाला देखो आप, 5 मल्टीप्लाई बाय 6, 5 का टेबल कितनी बार बोलना है, 6 बार, तो 5 6 जा कितना होता है 30, ठीक है। तो ये आप लोग कर लेना। इसका देखो जे वाला देखो, जे वाले में क्या कर रखा है, 7 मल्टीप्लाई 8 कर रखा है और 8 मल्टीप्लाई स्पेस छोड़ रखा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अगर 7 को 8 से मल्टीप्लाई करूँ या 8 को 7 से करूँ तो आंसर तो वही आएगा, है ना। तो 8 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 7 से। क्लियर। तो ये आप लोगों को बुक में ही फिल करना है, नोटबुक में नहीं करना है। तो आज हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई देखा, ठीक है। आप लोगों को प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये अच्छे से समझ नहीं आएंगे आप लोगों को, है ना। और मैं अपना टॉपिक यहीं, फर्स्ट वाला जो रिवीजन टॉपिक है वो यहीं फिनिश कर रहे हैं अब हम लोग। अब अगला हम जो है नेक्स्ट क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू। Good morning dear students, how are you? मैंने अब तक आपको वर्ण विचार आपको बताया है कि वर्ण किसे कहते हैं बताओ। वह छोटी से छोटी जो ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। फिर हमने देखा था कि वर्णों को भी अलग अलग टाइप में भी डिवाइड किया था। स्वर, व्यंजन, स्वरों को 2 भागों में बांटा था, व्यंजनों को 3 भागों में बांटा था, और मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरीके से याद भी हो गया होगा। आज हमारा चैप्टर है भाग फर्स्ट का वर्ण, शब्द और वाक्य। शब्द और वाक्य। ठीक है, तो आप चैप्टर नंबर 3 में देखो, शब्द और वाक्य। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है वर्ण। क्या होती है, वर्ण। हमने बताया था जैसे कि ये है स प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस अ ग प्लस अ प्लस म प्लस अ। ये क्या था, वर्ण विच्छेद। यानी ये सारे वर्ण को जब हम एक साथ लिख दें तो क्या बन जाएगा, सलगम बना। तो ऐसे ही जैसे जब इन सारे वर्णों को हमने टुकड़े कर दिए और अधिक टुकड़े नहीं हो रहे हैं तो ये क्या है, वर्ण। यानी ये भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। लेकिन जब सभी वर्णों को एक साथ मिला लिया, उसका एक समूह बना लिया, तो वो क्या बन गया, शब्द। क्या बन गया, शब्द। और जब इन शब्दों को हम क्या करेंगे, वाक्य में प्रयोग करते हैं, यानी वर्णों का समूह क्या कहलाता है, शब्द। और शब्दों का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। देखो अब सबसे पहले अपनी नोटबुक निकालो और मैं जो लिख रही हूँ वो लिखो पहले, वर्ण। ये आप सोच रहे होंगे मैं वर्ण बार बार क्यों लिख रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें वर्ण, शब्द और वाक्य एक दूसरे से कनेक्ट है। वर्ण भाषा की क्या थी, वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। तो वर्ण क्या है, भाषा की
न्यूनतम इकाई, यानी न्यूनतम यानी छोटी, सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। अब शब्द, जब इन्हीं वर्णों को हम क्या कर लें, इकट्ठा कर लें, इसका समूह बना लें, तो वो बन जाता है शब्द। तो वर्णों का सार्थक समूह, सार्थक समूह शब्द कहलाता है। शब्द कहलाता है। यानी सार्थक, सार्थक क्यों लिखा मैंने? क्योंकि सार्थक का मतलब होता है अर्थ देने वाला। जैसे हम कहते हैं कि आपने चाय वाय पी या नहीं। अब इसमें चाय तो एक सार्थक शब्द है, इसका अर्थ निकल रहा है, लेकिन वाय कोई अर्थ नहीं दे रहा है, इसीलिए ये निरर्थक शब्द है। तो अगर हमने सार्थक शब्दों का समूह बनाया है तो वही क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। आप अपनी इच्छा से कोई भी उटपटांग शब्द नहीं लिख सकते हो। फिर आता है वाक्य। परिभाषा आपको देखो कैसे याद करनी, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। तो यहाँ पर हमें क्या चेंज करना है? वर्णों की जगह क्या लिखना पड़ेगा हमें? शब्दों, शब्दों का सार्थक समूह या शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। ठीक है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। एक परिभाषा याद करोगे दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। सिर्फ वर्ण की जगह क्या लगाना है? शब्द लगाना है। जैसे हमारे घर में दादाजी क्या होते हैं? सबसे बड़े होते हैं। वैसे ही वाक्य क्या है? सबसे बड़ा है। फिर उससे छोटे हमारे पिताजी होते हैं, तो उससे छोटा क्या है? शब्द है। और शब्द को और छोटे यानी हम सब बच्चे क्या है? वर्ण है। समझ में आया? तो सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। उससे थोड़ी सी बड़ी इकाई आ जाएगी शब्द, और उससे बड़ी आ जाएगी वाक्य। तो आप ये परिभाषा दोनों एक साथ, तीनों एक साथ लिख लो, ताकि आपको याद रहे कि इस जगह सिर्फ ये चेंज करने से ही परिभाषा चेंज हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जिस तरीके से वर्ण का डिवाइडेशन हुआ था, उसी तरीके से शब्द भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे मुख्य रूप से अभी मैंने बताया यहाँ पे सार्थक, तो मुख्य रूप से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। शब्द मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है सार्थक, यानी जिसका कोई अर्थ निकले, बिना अर्थ का कोई शब्द नहीं होता है। और दूसरा होता है निरर्थक। निरर्थक यानी जिसका कोई अर्थ नहीं हो और बिना अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग ज़्यादा नहीं किया जाता है। अब सार्थक शब्द अर्थ, यहाँ तो यहाँ कोष्टक में लिख दो जिसका अर्थ हो, जिसका अर्थ हो। और निरर्थक में क्या आ जाएगा? जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं। तो आपको अगर एग्जाम में अगर परिभाषा पूछ ले, ये कह दे कि निरर्थक शब्द क्या किसे कहते हैं, तो अगर आपको ये कोष्टक में लिखी हुई बात याद है तो आप आराम से परिभाषा बनाकर भी लिख सकते हो कि जिसका कोई अर्थ नहीं वे निरर्थक शब्द होते हैं, और जिसका अर्थ होता है वे सार्थक शब्द होते हैं। फिर हम देखेंगे कि कुछ उदाहरण लिख दो यहाँ पे। जैसे चाय सार्थक शब्द है, वाय निरर्थक शब्द है। हम कहते हैं रोटी सोटी खा लो, तो रोटी क्या है? सार्थक है। रोटी सोटी, सोटी क्या है? निरर्थक शब्द है। शरबत वरबत पी लो, शरबत, शरबत एक सार्थक शब्द है और वरबत क्या है? निरर्थक शब्द है। इसीलिए निरर्थक शब्दों का ज़्यादातर प्रयोग हम सिर्फ बोलचाल की भाषा में ही प्रयोग में लाते हैं। इसका कोई अर्थ नहीं होता है, वे शब्द नहीं कहलाते। इसीलिए अगर हमने शब्द वर्णों का सार्थक समूह बना लिया है तो ही वह क्या कहलाएगा?
शब्द कहलाएगा, अन्यथा वो शब्द नहीं कहलाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको अच्छी तरीके से? ये आप अपनी नोटबुक में लिख लो। अब हम देखते हैं कि वाक्य, क्या देखते हैं हम? वाक्य। अभी मैंने बताया आपको वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्दों का समूह। शब्दों का समूह वाक्य है। जैसे प्रिया दूध पी रही है। अब यहाँ देखो, प्रिया एक शब्द है, दूध एक शब्द है, पीना एक शब्द है, रहना एक शब्द है। तो इन सभी शब्दों को हमने क्या कर लिया है? जोड़ दिया है। उसका क्या बना दिया है? समूह बना दिया है। तो ये पूरा जो है वो क्या कहलाएगा? वाक्य। इसका एक समूह हो गया और ये क्या कहलाया? वाक्य। अब वाक्य के अंदर भी अब इसका अर्थ भी हमें समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई निरर्थक शब्द लिया है। जैसे प्रिया एक लड़की का नाम है, दूध जो हम पीते हैं, पीना एक क्रिया है। तो यहाँ पर जो सार्थक शब्द है उन्हीं को हमने क्या किया है? समूह बनाया है और उसी समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब आपको इतनी बात याद रखनी है कि वाक्य के मुख्य रूप से 2 अंग होते हैं। जैसे शब्द मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। वैसे ही वाक्य के अंग जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। वाक्य के अंग कितने होते हैं? 2। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। ये आपके फर्स्ट बार ग्रामर है, इसीलिए आपको ये सारे शब्द उठ पटांग लग रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं जिस तरीके से समझा रही हूँ, आप इस वीडियो को बार बार देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, वाक्य क्या है, शब्द क्या है, वर्ण क्या है। वाक्य के मुख्य रूप से 2 अंग होते हैं। अब यहाँ पर देखो, प्रिया दूध पी रही है, ये पूरा क्या है? वाक्य है। अब यहाँ हमें किसके बारे में बताया? कौन दूध पी रहा है? प्रिया। तो पीने का काम कौन कर रहा है दूध को? प्रिया। तो जो काम करते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ कि सोहन दूध पी रहा है, तो कौन दूध पिएगा? सोहन। मैं बोलूँ कि रिया दूध पी रही है, तो कौन पी रहा है? रिया। तो यहाँ यानी कि जो व्यक्ति या संज्ञा काम कर रही है, समझ में आया? या कोई भी संज्ञा या सर्वनाम जो काम कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? उद्देश्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उद्देश्य। यानी कर्ता, काम करने वाला कौन? कर्ता। तो कर्ता को ही क्या कहते हैं? उद्देश्य। अगर आपके आ जाए कि उद्देश्य किसे कहते हैं, तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य। और अब यहाँ ये उद्देश्य हो गया। क्या है ये? उद्देश्य। तो अब बचा क्या? दूध पी रही है। क्या बताया गया है? दूध पी रही है। तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा गया है कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। समझ में आया? नहीं आया? एक और उदाहरण देख लो। वैभव लिख रहा है। क्या कर रहा है? वैभव लिख रहा है। अब यहाँ पर देखो, लिखने का काम कौन कर रहा है? वैभव। काम क्या कर रहा है? लिख रहा है। तो इस वाक्य के अंदर, इस पूरे वाक्य के अंदर क्या बताया गया है कि काम करने वाला यानी वैभव के बारे में बताया है। तो वाक्य में जिसके बारे में बताए वो क्या है? उद्देश्य। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया गया है वो क्या है? विधेय। समझ में आ गया? आप देख लेना, जो भी स्टार्टिंग में नाम लिखा है यानी जो व्यक्ति काम कर रहा है या जिसके द्वारा काम हो रहा है या जिसके बारे में हमें बताया गया है वो क्या है? उद्देश्य है। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ बता रहे हैं वो क्या है? विधेय है। जैसे मैं यहाँ पर आपको क्या बता रही हूँ? शब्द और वाक्य के बारे में बता रही हूँ। तो शब्द वर्णों का समूह है। किसके बारे में बताया मैंने? शब्द के बारे में बताया। तो शब्द क्या है? उद्देश्य। और क्या बताया है? कि ये वर्णों का समूह है।
तो ये वर्णों का समूह है। जो उद्देश्य के बारे में जो बताया वो क्या है, विधेय। समझ में आ गया? और आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।